मित्रों नमस्कार। आज अपन बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की। कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको अपन कोशिका भित्ति कहते हैं और यह निर्जीव होता है। सभी जीवों में यह अनिवार्य रूप से नहीं पाया जाता, यह केवल कुछ विशेष प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि पादप कोशिकाओं में यह विशेष रूप से पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति क्या है, किसकी बनी होती है, किसमें पाई जाती है, किसमें नहीं पाई जाती है और क्या विशेष प्रकार का कार्य करती है, समझें। कोशिका भित्ति या सेल वॉल, यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, यह निर्जीव आवरण होता है और यह पारगम्य होता है। पारगम्य मतलब परमिएबल होता है, मतलब आसानी से जल और अन्य खनिज लवणों को कोशिका के अंदर जाने के लिए मार्ग प्रदान कर देता है, यानी पारगम्य होता है। लेकिन काम की चीज क्या है वो देखना। इसके अलावा कोशिका भित्ति का कोशिका के सबसे बाहर पाए जाने का मतलब यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और साथ में कोशिका का आकार और आकृति प्रदान भी करती है। निर्जीव होती है मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों से कोशिका की रक्षा भी करती है। किसमें पाई जाती है और किसमें नहीं पाई जाती वो समझें। तो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और जंतु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। सेल वॉल या कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती और जंतु कोशिकाओं में भी सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब नहीं पाई जाती से क्या मतलब है समझे आप। माइकोप्लाज्मा में जब कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती तो वो अपना आकार बदलता रहता है, इसीलिए माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहा जाता है, या ये अपना आकार बदलता रहता है तो उसको बहुरूपिया भी कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कौन सा है तो माइकोप्लाज्मा। दूसरा, जंतु कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पादप कोशिका में, कवक कोशिकाओं में, जीवाणुओं में मतलब बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसकी बनी होती है वो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति या सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। कवकों में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पॉलीपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जबकि पादप और कवक दोनों ही यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना। तो जीवाणु या बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पॉलीपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है और आर्की बैक्टीरिया जो आद्य जीवाणु है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं। क्यों प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब जो गर्म उबलते हुए झरनों में भी रह सकते हैं और अत्यधिक अम्लीय और अत्यधिक क्षारीय जल में भी वो रह सकते हैं। अत्यधिक लवणीय जल में भी जो कोशिकाएं रह सकती है वो कोशिकाएं आर्की बैक्टीरिया कहलाती है। और क्यों रह सकती है, क्योंकि उनकी भित्ति पॉलीसैकेराइड नामक रसायनों से बनी होती है। यह इतने हार्ड होते हैं कि अत्यधिक अम्लीय, क्षारीय या 80-90 डिग्री टेम्परेचर पर भी कोई जलना अगर उबल रहा है तो ऐसे पानी में भी वो नष्ट नहीं होते। तो आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, इसीलिए वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आसानी से रह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब अपन बात करते हैं कि पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है ये कैसे बनी होती है, तो समझे। इस चित्र को ध्यान से देखें। कोशिका का जो कोशिका भित्ति का जो मध्य भाग होता है उसको अपन कहते हैं मध्य पटलिका। मध्य पटलिका इंग्लिश में इसको कहते हैं मिडल लेमिला। अब मध्य पटलिका या मिडल लेमिला किससे बनी होती है, ऐसा प्रश्न आता है। जैसे ये दो कोशिकाएं हैं तो इन दो कोशिकाओं के मध्य का जो आवरण है, जिसमें इधर की कोशिका भित्ति इस कोशिका के लिए रहेगी, मध्य पटलिका के इधर की कोशिका भित्ति दूसरी कोशिका के लिए रहेगी। तो यह बीच वाला जो भाग है, जो दोनों कोशिका भित्तियों के मध्य का भाग है, इसको अपन कहते हैं मध्य पटलिका। कई बार प्रश्न आया हुआ है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, तो मिडल लेमिला कैल्शियम पैक्टेट की, कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। पहला प्रश्न ये।
और यह कैल्शियम पेक्टेट की बनी मध्य पटलिका दोनों कोशिकाओं के लिए सीमेंट का काम करती है, मतलब आपस में जुड़े रखने का काम करती है। सबसे ज्यादा आया हुआ प्रश्न है ये, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। दूसरा, मध्य पटलिका के दोनों ओर जो भित्ति होती है, ये जो खाली भाग मैंने बनाया है उसको कहते हैं प्राथमिक भित्ति। ऊपर भी प्राथमिक भित्ति रहेगी, नीचे भी प्राथमिक भित्ति रहेगी। तो प्राथमिक भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज। प्राथमिक भित्ति सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और प्राथमिक भित्ति के बाद एक और भित्ति होती है जिसको कहते हैं द्वितीयक भित्ति या सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल जो होती है वो लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है, लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। मोस्ट ऑफ सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की 3 ही परतें होती है, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। लेकिन कुछ जैसे जिम्नोस्पर्म पादप हैं तो उनकी वाहिनिकाओं में एक विशेष प्रकार की लेयर और होती है, वो लेयर तृतीयक भित्ति कहलाती है। ध्यान रखना, सभी कोशिकाओं में नहीं, केवल जिम्नोस्पर्म पादपों में एक विशेष प्रकार की लेयर और पाई जाती है जिसको अपन थर्ड लेयर या तृतीयक भित्ति कहते हैं। और ये जो तृतीयक भित्ति है, यह तृतीयक भित्ति जाइलॉन की बनी होती है। किसकी? जाइलॉन। एक बार फिर से, जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति के अलावा एक और भित्ति होती है जिसको तृतीयक भित्ति कहते हैं और यह जाइलॉन की बनी हुई होती है। इसके अलावा कुछ और पादपों में अगर तृतीयक भित्ति देखी जाती है तो वो तृतीयक भित्ति जीव द्रव्य का सूखा हुआ भाग होता है, ये ध्यान रखना। बाकी जिम्नोस्पर्म पादपों में जिम्नोस्पर्म की वाहिनिकाओं में यह जाइलॉन की बनी हुई होती है। परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न कैल्शियम पेक्टेट के बारे में पूछे गए हैं, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कौन सा? तो कोशिका भित्ति। लेकिन कोशिका का सबसे बाहरी सजीव आवरण कौन सा? तो सजीव आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये सबसे बाहर तो होता है, लेकिन यह कैसा होता है? निर्जीव होता है। कोशिका के सबसे बाहर सजीव आवरण कौन सा होता है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो कोशिका झिल्ली। अभी नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। समझे? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कोशिका की सबसे बाहरी सजीव आवरण होता है। कोशिका भित्ति भी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण था, लेकिन वो निर्जीव था। और कोशिका का सबसे बाहरी सजीव आवरण कौन सा, ऐसा प्रश्न आ जाए तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली सभी जीवों में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो, पादप हो या जंतु हो, सब में कोशिका झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। मतलब लाइपो मतलब लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, अंग्रेजी में इसको सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। चयनात्मक पारगम्य का मतलब ये होता है कि झिल्ली के आर पार किसको कोशिका के अंदर लेना है और कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर नहीं लेना है, किसको बाहर निकलना है, उसका चयन करने का, उसका सिलेक्शन करने का काम कोशिका झिल्ली का ही होता है। इसलिए यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। यह इसमें चयन करने का काम कौन करता है, अभी संरचना में पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली की एक और महत्वपूर्ण कार्य है, एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, और वो है आयनिक सांद्रता का नियंत्रण। कोशिका के अंदर आयनों की मात्रा और कोशिका के बाहर आयनों की मात्रा का नियंत्रण भी कोशिका झिल्ली ही करती है। ये कोशिका के महत्वपूर्ण काम हो गए। साथ में कोशिका के बाहर सबसे बाहरी आवरण है, इसलिए कोशिका के अंगों की सुरक्षा करना तो उसका सामान्य कार्य है ही। अब कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी है उसको समझाने के लिए समय समय पर बहुत सारे मॉडल दिए गए। सर्वमान्य मत कौन सा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको मॉडल का नाम और उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है। सबसे पहले इकाई कला मॉडल या यूनिट
मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया, यह मॉडल रॉबर्टसन द्वारा दिया गया, वर्तमान में मान्य नहीं है। दूसरा, त्रिस्तरीय संरचना मॉडल डेनियल और डेवसन द्वारा दिया गया, यह भी वर्तमान में कुछ हद तक यह मान्य है। और तीसरा जो मॉडल दिया गया जो वर्तमान में आधुनिक कोशिका विज्ञान में सर्वमान्य है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया। प्रश्न कई बार आया हुआ भी है। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित है, और ये तीनों ऑप्शन में आ जाए, चौथा को कुछ और ऑप्शन में आ जाए। तो इकाई कला मॉडल, त्रिस्तरीय संरचना मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल, ये तीनों तो कोशिका झिल्ली से संबंधित है। इसके अलावा कोई अन्य आ जाए तो वो कोशिका झिल्ली से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अपन फाइनल मॉडल की बात करते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? तो सिंगर और निकोलसन ने। यहाँ फ्लूइड का मतलब क्या है, मोज़ेक का मतलब क्या है, समझे। फ्लूइड का मतलब यह है कि सिंगर और निकोलसन ने यह कहा कि सभी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली अर्ध तरल अवस्था में होती है, मतलब कंप्लीटली ठोस नहीं होती, इसलिए वहां पर शब्द आया है फ्लूइड। और मोज़ेक का हिंदी में मतलब होता है चितकबरा। चितकबरा का मतलब ये होता है कि लिपिड के अणु और प्रोटीन के अणु आपस में इस प्रकार जमे रहते हैं कि कहीं 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 पर प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड, इस प्रकार, जैसे जिगजैग टाइप का होता है, ताकि कि वो अपन को चितकबरा लगे। क्लियर। तो हिंदी में इसका नाम तरल मोज़ेक मॉडल, इंग्लिश में उसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। अब इसकी संरचना कैसी होती है और कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, समझें। ये इसकी संरचना है। कोशिका झिल्ली ऐसी होती है। सबसे पहले ये जो मैंने गोला करके और नीचे ये पूंछ बनाई है, ये वाला जो भाग है वो कहलाता है लिपिड। ये वाला भाग लिपिड कहलाता है। और ऐसा मैंने इसकी दो परतें बनाई है। सिंगर और निकोलसन के अनुसार कोशिका झिल्ली लिपिड की दो परतों से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रोटीन के अणु जगह जगह पर फंसे रहते हैं। आपको ये जो चट्टानों जैसा भाग जो बीच बीच में दिख रहा है वो तो है प्रोटीन, और जो ये सिर और पूंछ वाला भाग दिख रहा है वो है लिपिड। सबसे पहले बात लिपिड की कर देते हैं। लिपिड में जो सिर वाला भाग होता है वो तो बाहर की ओर, और पूंछ वाला भाग जो है वो अंदर की ओर होता है। अब इधर देखिए, जो ये सिर वाला भाग है उसको हेड, और जो पूंछ वाला भाग है उसको टेल कहते हैं। हेड या सिर वाला भाग ध्रुवीय भाग होता है। यह फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, और यह जल में घुलनशील होता है, इसलिए उसको हाइड्रोफिलिक सिरा भी कहा जाता है। और जो टेल वाला भाग होता है यह अध्रुवीय भाग होता है। यह वसा अम्ल का बना होता है, और यह कार्बनिक पदार्थों में विलय होता है और जल में अघुलनशील होता है, इसलिए यह हाइड्रोफोबिक सिरा कहलाता है। तो सिर हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। क्लियर। ये तो बात हो गई लिपिड के अणुओं की। और ये वाले तीनों भाग जो मैंने बनाए हैं वो है प्रोटीन के अणु। तो ये प्रोटीन के अणु भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो परिधि की तरफ पाए जाते हैं, जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है, और दूसरा जो बिल्कुल अंदर इस प्रकार धसे हुए हैं कि जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो जो परिधि की ओर स्थित होते हैं ऐसे प्रोटीन के अणुओं को सिस प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है। और जो बिल्कुल आंतरिक परत तक धसे रहते हैं ऐसे प्रोटीन के अणुओं को ट्रांस प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। अब क्या काम है इनका देखना। इसकी बाहरी सतह पर मैंने ऐसी कुछ चेनें बना रखी है। ये जो चेन है वो इसको ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। यह ग्लाइकोसिडिक बंध कार्बोहाइड्रेट युक्त बंध है, समझे। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ये समझने की बात है। अभी मैंने चर्चा की थी कि कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। तो चयन करने का काम कौन करता है वो समझे। तो प्रोटीन के अणुओं से और कुछ लिपिड के अणुओं से ऐसे ग्लाइकोसिडिक बंध बने रहते हैं। ये बंध जो है वो कोशिका के बाहर और अंदर पदार्थों की पहचान का काम करते हैं कि कौन से आयनों को, कौन से पदार्थों को अंदर लेना है और कौन से पदार्थों को अंदर नहीं लेना है। तो परीक्षा में आ सकता है कि कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता का काम कौन करता है, तो आपका आंसर होगा ग्लाइकोसिडिक बंध। दूसरा,
जब कोशिका में पदार्थों की पहचान हो गई कि ये जो पदार्थ है उसको कोशिका के अंदर लेना है, तो कौन लेगा, रास्ता कौन प्रदान करता है? तो समझे, ये जो प्रोटीन के अणु है, स्पेशली इंटीग्रल प्रोटीन, ये प्रोटीन के अणु रास्ता प्रदान करते हैं और यहाँ से वो पदार्थ अंदर प्रवेश, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है। लिपिड के अणुओं के बीच में से कोई रास्ता प्रदान नहीं होता। कोशिका के अंदर पदार्थों का आवागमन प्रोटीन के अंदर से होता है, वसा के अंदर से या लिपिड के अंदर से नहीं होता। तो इस प्रकार के प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। मित्रों, आपको कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का वर्णन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और कल से हम वीडियो के साथ साथ या एक दो दिन में जैसे ही वीडियो के साथ साथ जैसे ही एक टॉपिक पूरा हो जाता है तो उससे संबंधित बनने वाले जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं या वन लाइन क्वेश्चन है वो अपन उसके लिए अलग से वीडियो रोज का रोज जरूर डालेंगे। और आप रीट की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को हमारे चैनल का लिंक अधिक से अधिक पहुंचाएं। धन्यवाद।